नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड की साहित्य सागर की बुक की 5th स्टोरी अपना अपना भाग्य सुनाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं नैरेटर जो कि कहानी सुना रहे हैं, नैरेटर्स फ्रेंड जो कहानी सुनाने वाले के दोस्त हैं, द बॉय एक लड़का, द लॉयर वकील साहब, द बॉयज पेरेंट्स लड़के के माता पिता जो कि गांव में हैं, वो फ्लैशबैक सीन में हैं, द बॉयज डेड फ्रेंड लड़के का एक मरा हुआ दोस्त जो कि उसकी यादों में बसा हुआ है। आज मैं आपको ऐसी कहानी जो सुनाने जा रही हूं जो हमें इस दुनिया की कठोर हकीकत से रूबरू कराती है। यह कहानी है एक छोटे से लड़के की जो नैनीताल की खूबसूरत शाम के बीच ठिठुरते हुए अकेलेपन और भूख से जूझ रहा था। एक मासूम बच्चा जिसकी जिंदगी में खुशियां कम और तकलीफें ज्यादा थी। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे कभी कभी हम अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसी आवाजें सुन नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल छू जाने वाली कहानी के साथ, अपना अपना भाग्य। हम बिना किसी खास मकसद के घूम फिरकर थक गए और सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। उस वक्त नैनीताल की शाम धीरे धीरे शांत और सुकून भरी होती जा रही थी। आसमान में बादल रुई की तरह मुलायम और भाप जैसे छू छू कर हमारे सिरों के ऊपर बेधड़क घूम रहे थे। ये बादल हल्की रोशनी और अंधेरे के बीच रंग बदल रहे थे, कभी नीले, कभी सफेद और कभी हल्के गुलाबी रंग के लग रहे थे, जैसे वे हमारे साथ खेलना चाहते हों। हमने कुछ देर 5, 10, 15 मिनट बिना कुछ कहे बैठकर बिताए। मेरे दोस्त ने उठने का इरादा नहीं दिखाया। मैं थोड़ा झुंझलाया और बोला कि चलो अब चलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर जोर से बिठा लिया, जिससे मुझे और कोई विकल्प नहीं मिला, क्योंकि इस बेचैनी से छुटकारा पाना आसान नहीं था। और वो जरा बैठना भी बस थोड़ी देर का नहीं था। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, लेकिन मैं तंग होकर खींच रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने अचानक कहा, देखो वह क्या है। मैंने ध्यान से देखा तो कोहरा जो सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह धुंध छाई रहती है, में थोड़ी दूर एक काली सी आकृति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा शायद कोई होगा। जैसे ही वो करीब आया, 3 गज की दूरी से दिखा कि वह एक लड़का था जिसके बाल बड़े और उलझे हुए थे। वह नंगे पैर और सिर था और मैली सी कमीज पहने हुए था। उसके कदम बेमतलब लग रहे थे। पता नहीं वह कहाँ चल रहा था या कहाँ जाना चाहता था। उसके चलने में कोई दिशा नहीं थी। पास की चुंगी की लालटेन की हल्की रोशनी में वह लगभग 10-12 साल का लड़का लग रहा था। रंग गोरा था, लेकिन गंदगी के कारण काला नजर आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी और साफ थीं, लेकिन उनमें कोई चमक या खुशी नहीं थी, और उसका माथा ऐसा था जैसे वह बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया हो। वह लड़का हमें देख नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी देख नहीं रहा हो, न नीचे की जमीन, न आसपास छाया हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न ही अकेली दुनिया। वह बस अपने आसपास के वर्तमान पल को देख रहा था, उसी में डूबा हुआ था। मेरे मित्र ने उसकी तरफ आवाज लगाई, ए! तब उसने अपनी उदास और खाली आंखें बड़ी कर दी। मेरे मित्र ने पूछा, दुनिया सो गई है तो तू क्यों घूम रहा है? लड़का मूक था। मूक मतलब चुप था, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वह जवाब दे रहा हो। मित्र ने फिर पूछा, कहाँ सोएगा? लड़के ने कहा, यहीं कहीं। फिर पूछा गया, कल कहाँ सोया था? उसने जवाब दिया, दुकान पर। फिर पूछा, आज वहां क्यों नहीं गया? उसने कहा, नौकरी से हटा दिया गया। फिर पूछा गया, क्या नौकरी थी? उसने कहा, हर तरह का काम करता था, लेकिन सिर्फ 1 रुपया मिलता था, और फिर बचा हुआ खाना। फिर पूछा, फिर क्या फिर से नौकरी करेगा? उसने कहा, हाँ। क्या बाहर जाकर काम करेगा? उसने फिर कहा, हाँ। आज क्या खाया? उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? लड़के ने कहा, नहीं मिलेगा।
फिर पूछा, फिर भी यहीं कहीं सो जाएगा? लड़के ने कहा, हाँ। अंत में पूछा गया, कहाँ? लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। लड़के ने कहा, वह यहीं कहीं सोएगा। मैंने पूछा, इन्हीं कपड़ों में? लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं कि ये सवाल कितना बेवकूफाना है। मैंने फिर पूछा, माँ बाप हैं? उसने हाँ कहा। कहाँ रहते हैं? पूछा तो उसने बताया कि वे 15 कोस दूर अपने गांव में हैं। मैंने पूछा, तू वहां से भाग आया? तो उसने हाँ कहा। मैंने पूछा, क्यों भागा? पूछा तो उसने बताया कि उसके कई भाई बहन हैं और इसलिए भाग आया क्योंकि वहां कोई काम नहीं था, रोटी नहीं मिलती थी और उसके पिता भूखे रहते थे। माँ भी भूखी रहती थी और रोती थी, इसलिए वह भाग आया। उसने बताया कि उसके एक साथी भी था जो उसी गांव का बड़ा लड़का था। वे दोनों साथ यहाँ आए थे, लेकिन वह साथी अब नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ गया? तो उसने कहा, मर गया। उस छोटी सी उम्र में उसने मौत को जान लिया था। मैंने हैरान होकर पूछा, मर गया? उसने कहा, हाँ साहब, मर गया। मैंने कहा, अच्छा, हमारे साथ चल। और वह मेरे साथ चल पड़ा। हम वापस वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब, मैंने कहा, वकील साहब होटल के कमरे से नीचे आए। उनके काश्मीरी दुपट्टे लपेटे थे, पैरों में मोजे थे और चप्पलें पहनी थी। उनकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी और वे थोड़े लापरवाह से दिखे। उसने कहा, ओहो, फिर आप बोलिए। फिर बताया कि उन्हें नौकर चाहिए था और यह लड़का है जो काम के लिए ठीक रहेगा। सामने वाले ने पूछा, कहाँ से लाए हो? क्या तुम्हें यह लड़का पता है? जवाब मिला कि हाँ, उसे पहचानता हूँ और यह लड़का बेईमान नहीं हो सकता। लेकिन सामने वाले ने कहा कि पहाड़ी लोग शैतान होते हैं और बच्चों में भी बुराई छुपी होती है। वह हंसते हुए बोला कि आप अजीब हैं जो कहीं से भी लड़का उठा लाए और कहें यह तुम्हारा नौकर। फिर उसने कहा कि आपको यकीन मानो ये लड़का अच्छा निकलेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए बोला कि आप अच्छे मजाक करते हो, अजीब लोगों को नौकर बनाते हो और फिर वे चुपचाप गायब हो जाते हैं। जवाब मिला, आप तो मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? फिर हंसते हुए कहा, मैं मानूं क्या? और उन्होंने कहा, अब वे सोने जा रहे हैं। वह लड़का 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में बने बिस्तर पर जल्दी से सोने चला गया। लड़का ठोरा ठहरा, मैं उलझन में था। फिर वह अचानक तेजी से एक तरफ बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की तरफ चल पड़े। हवा इतनी तेज थी कि हमारे कोटों को पार करके शरीर में ठंड के सुई जैसी चुभन हो रही थी। मेरा दोस्त सिकड़ते हुए बोला, बहुत ठंड है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। मैंने कहा, यही तो दुनिया है दोस्त। मैं स्वार्थ की बात कहूंगा, पहले अपने आप को गर्म कर लो, फिर दूसरों की चिंता करना। मेरे दोस्त उदास होकर बोले, स्वार्थ? जो चाहे कहो, ये लाचारी है, निष्ठुरता है या बेहयाई। अगले दिन नैनीताल के उस होटल में वह लड़का जो मानो किसी काले गुलाम पशु का बेटा था, तय समय पर नहीं आया। हमने खुशी खुशी अपनी नैनीताल की यात्रा पूरी की और जाने के लिए तैयार हुए। उस लड़के का इंतजार करने या उसकी उम्मीद में समय बिताने की जरूरत हमने समझी ही नहीं। जैसे ही हम मोटर गाड़ी में बैठे, हमें खबर मिली कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे ठंड से कांपते हुए मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह मिली, वही उम्र, लगभग 10 साल की, वही काले और मैली कमीज जो उसने पहनी थी। इंसानों की दुनिया ने उसके लिए बस इतना ही छोड़ पाया था। लेकिन जो लोग हमें यह खबर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि उस गरीब लड़के के चेहरे, छाती, हाथों और पैरों पर बर्फ की एक पतली सफेद चादर चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने उस बेईमानी और क्रूर दुनिया की जगह उसकी मौत पर एक सफेद ठंडी चादर का कफन दिया हो, ताकि उसकी बेइज्जती को ढक दिया जाए। तो आपने देखा, यह कहानी हमें एक सच्ची तस्वीर दिखाती है उस कठोर हकीकत की, जहां कुछ मासूम बच्चे जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई से जूझते हैं, जहां ना उनका कोई सहारा होता है, ना कोई सुनने वाला। नैनीताल की खूबसूरत शाम के बीच भी उस बच्चे की जिंदगी में सिर्फ ठंड, भूख और अकेलापन था। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसी कई आवाजें हैं जो हम सुन नहीं पाते। इसलिए चलिए संवेदनशील बने, दूसरों की मदद करें और
एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां हर बच्चा अपनी मासूमियत के साथ खुशी से जी सके। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और ऐसी ही कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।